कृष्णापुर नामक गांव में कमलेश अपनी पत्नी सुधा और अपनी दो बेटियों रीमा और मीना के साथ रहा करता था। कमलेश के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। कम उम्र में कमलेश अनाथ होने के कारण अपनी जीविका चलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काटने का काम किया करता था। सारे गांव वाले कमलेश को कमलेश लकड़हारे के नाम से जाना करते थे। कमलेश अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। जब भी वो काम से घर वापस लौटा करता तो वो अपनी दोनों बच्चियों का चेहरा देखकर बहुत खुश हो जाता और उसकी सारी थकान ही मिट जाती। पापा पापा आप आ गए। हटो हटो साइड हटो बेटा, मुझे लकड़ियाँ रखनी तो ये बहुत भारी है। लीजिए पापा पानी पी लीजिए। अरे वो मेरी गुड़िया मेरे लिए पानी लेकर आई है। सचमुच मेरी दोनों बेटियां मेरा कितना ख्याल रखती है। कमलेश खुशी के मारे मीना को गोद में उठा लेता है। तभी वहाँ पर सुधा आती और बोलती है, क्या बात है, आज आपने बड़ा समय लगा दिया जंगल से आने में और इतनी सारी लकड़ियाँ लेकर क्यों आए हैं? सुधा, मुझे गांव के पास वाले कारखाने में ये लकड़ियाँ पहुँचानी है, क्योंकि कारखाने के सेठ को बड़ी और मोटी लकड़ियाँ चाहिए। शायद उन्हें ये लकड़ियाँ फर्नीचर बनाने के काम में इस्तेमाल करनी है और फिर मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा बाहर लकड़ियाँ बेचने से अच्छा है मैं सेठ को ही दे दूं, वो मुझे अच्छी कीमत भी दे देंगे। अच्छा सुधा, फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो, मैं हाथ मुँह धोकर खाना खाता हूँ। कमलेश हाथ मुँह धोने के लिए चला जाता है और सुधा खाना परोसने लगती है। खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह कमलेश के घर के गेट पर दरवाजा खटखटाने की आवाज होती है। तभी सुधा जाकर देखती है तो सेठ जी उसके घर पर आए होते हैं। आइए आइए सेठ जी बैठिए, मैं अभी इनको बुलाकर लाती हूँ। इतना बोलकर सुधा कमलेश को बुलाने के लिए चली जाती है। कमलेश आता है और सेठ जी से बोलता है, सेठ जी आप इस गरीब की कुटिया में कैसे पधारे? आने से पहले बता दिया होता, मैं चाय पानी का अच्छे से इंतजाम कर लेता। कोई बात नहीं बेटा, मेरा ही घर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तुम जंगल से लकड़ियाँ लेकर आए हो क्या? हो सेठ जी, बिल्कुल आपके मतलब की लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। अरे हाँ सचमुच ये बढ़िया लकड़ियाँ है। बेटा ये लकड़ियाँ तुम मेरे कारखाने तक पहुँचा दोगे? इसके मैं तुम्हें अलग से पैसे दे दूंगा। जी सेठ जी, जैसा आपको ठीक लगे। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी सुधा 2 कप चाय लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। कमलेश बेटा, मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसलिए मुझे रोज के 10 टेबल बनाने होंगे, इसलिए मुझे और लकड़ियों की जरूरत होगी, इसलिए तुम ज्यादा लकड़ियाँ काट कर सीधा मेरे कारखाने में लेकर आ जाना। ठीक है सेठ जी। चल कमलेश, जल्दी से मेरे कारखाने में लकड़ी छोड़कर आ जा। सुधा बहू, चाय बिल्कुल बढ़िया थी, मुझे तो तुम्हारे हाथ की चाय पीकर मजा ही आ गया। शुक्रिया सेठ जी। कमलेश लकड़ियाँ उठाकर सेठ जी के साथ उनके कारखाने में चला जाता है। कारखाने में पहुंचकर वो लकड़ियाँ रख देता है। सेठ जी कमलेश को लकड़ियों की अच्छी कीमत देते हैं, जिससे कमलेश बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, सेठ जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझसे ही लकड़ियाँ लीजिएगा। कमलेश खुशी खुशी घर चला जाता है और अपनी पत्नी को पैसे देते हुए बोलता है, सुधा ये कुछ पैसे हैं, तुम घर का खर्चा चला लेना और बच्चों की स्कूल की फीस भी देख लेना। ठीक है, ये कुछ ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैं जैसे तैसे घर का खर्चा चला लूंगी और दोनों बच्चियों की फीस भी भर दूंगी। सुधा दोनों बच्चों की फीस भर देती है और थोड़े बहुत पैसों से घर का राशन चलाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन कमलेश जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है। मुझे खूब मेहनत करनी है ताकि मेरा परिवार अच्छे से चल सके और बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके, चाहे मुझे इसके लिए दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। इतना कहकर कमलेश लकड़ियाँ काटने में लग जाता है। वो जंगल में लकड़ियाँ काट ही रहा होता है, तभी उसे एक सांप काट लेता है, जिस कारण से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब इन सब की खबर सुधा को पता लगती है तो सुधा और उसके दोनों बच्चे फूट फूट कर रोते हैं। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, अब मैं दोनों बच्चों को कैसे संभालूंगी। पापा पापा आप कहाँ चले गए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप वापस आ जाओ ना। सुधा और उसके दोनों बच्चे बहुत फूट फूट कर रोते हैं। जैसे तैसे आस पड़ोस और रिश्तेदारों की मदद से सुधा अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुधा बहुत ज्यादा सोच में पड़ी रहती है कि आखिरकार वो क्या काम करके पैसा कमाए और मन ही मन सोचती है, इनका सपना था मेरे दोनों बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े, इसलिए मुझे मेहनत करनी होगी और अपने दोनों बच्चों को पढ़ाना होगा, लेकिन मैं लकड़ियाँ काटने का काम तो नहीं कर सकती, तो आखिरकार मैं क्या करूँ। सुधा मन ही मन सोच रही होती है। तभी उसे याद आता है, मेरे पास खेत तो है ही, लेकिन वो तो बंजर है, मुझे थोड़ी मेहनत करनी होगी और उस बंजर खेत को उपजाऊ बनाना होगा, जिसके बाद वो अच्छी फसल दे सकेगा। मुझे मेहनत तो करनी ही होगी, तभी मेरा परिवार चल सकेगा। सुधा ऐसा सोचकर अपने मन में ठान लेती है कि वो अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएगी, इसलिए वो अपने खेत में मेहनत करने लगती है। उसके दोनों बच्चे भी स्कूल से आने के बाद खेत में काम करवाया करते। धीरे धीरे करके खेत बहुत उपजाऊ हो जाती है
एक दिन स्कूल से आने के बाद उसकी दोनों बेटियां बोलती है, माँ हमारे स्कूल में प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है और अगर हमने प्रोजेक्ट नहीं दिया तो स्कूल वाले हमें फेल कर देंगे। कोई बात नहीं रीमा मीना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तुम उनसे अपना प्रोजेक्ट बना लो और हाँ, अपनी पढ़ाई में कोई कमी मत रखना, खूब मन लगाकर पढ़ना। ऐसा बोलकर सुधा अपनी दोनों बेटियों को पैसे दे देती है, जिसके बाद दोनों बच्चे प्रोजेक्ट का सामान लेने के लिए चले जाते हैं और फिर घर आकर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। अगले दिन प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद वो दोनों बहनें प्रोजेक्ट को स्कूल में सबमिट करवाने के लिए ले जाती है, लेकिन प्रोजेक्ट को देखकर स्कूल की मैडम बोलती है, ये क्या बनाया है तुमने? मैंने तुम्हें पहले से बोला था प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन तुमने तो ये प्रोजेक्ट नाम के लिए बनाया है, मैं तुम्हें 0 मार्क्स दूंगी। मैडम आप हमारी कंडीशन को समझिए, आप जानते हैं ना हमारी माँ कितनी गरीब है, हमारे पिता भी नहीं है, जैसे तैसे हमारी माँ हमें स्कूल में पढ़ा रही है। उन्होंने जितने पैसे दिए थे हमने इतने में ही प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करी। तुम गरीब हो तो मैंने तुम्हारा कोई ठेका नहीं ले रखा है, जाओ और सबसे पीछे जाकर बैठ जाओ। रीना और मीना क्लासरूम में सबसे पीछे जाकर बैठ जाती हैं। घर जाकर वो दोनों अपनी माँ को सारी बातें बताती है। तभी सुधा बोलती है, बेटा ऐसी थोड़ी ना होता है कि कम पैसों के प्रोजेक्ट के कारण टीचर तुम्हें फेल कर देंगी। सुधा इतना बोल रही होती है, लेकिन रीमा और मीना उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चले जाते हैं, जिस कारण से सुधा बहुत मायूस हो जाती है और अपने आप से बोलती है, जब से मुझे ये छोड़कर गए हैं मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। या तो मैं बच्चों की स्कूल की फीस भर दूं या तो मैं उन्हें 2 वक्त की रोटी दे दूं। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, उनसे घर भी चलाना होगा, क्योंकि अभी मुझे खेत में बीज बोने के लिए पैसे भी चाहिए होंगे। शाम होने पर सुधा बाजार चली जाती है और सभी सब्जियों के दाम पूछती है। भिंडी कैसे दे रहे हो भैया? 60 रुपए किलो। हाय राम, कितनी महंगी सब्जी है। ऐसे ही सुधा सब्जियों के दाम पूछती हुई आगे बढ़ती है। तभी उसे थोड़ा आगे चलकर एक बूढ़ी औरत दिखती है जो कि बैंगन बेच रही होती है। सुधा उसके पास जाती है। बैगन ले लो, बैगन ताजे और सस्ते बैंगन, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए किलो। सचमुच अम्मा 10 रुपए किलो? हाँ हाँ बेटा 10 रुपए किलो, ये मेरे खेत की बैंगन है, सबसे सस्ते हैं और खाने में भी स्वादिष्ट हैं। अच्छा ठीक है 1 किलो कर दो अम्मा। सुधा बैंगन लेकर घर आ जाती है। तभी उसकी बेटी उससे पूछती है, माँ तुम क्या लेकर आई हो? बेटा मैं तो बैंगन लेकर आई हूँ, आज मैं तुम्हें बैंगन का भरता बनाकर खिलाऊंगी। माँ आप हमारे लिए कोई भी चीज नहीं लाई, मुझे तो कुरकुरे खाने का बहुत मन था। बेटा तुम दोनों तो जानती हो पैसों की बात, इसीलिए अपनी चटोरी जुबान को थोड़ा लगाम लगाया करो। सुधा इतना कह रही होती है, तभी वहाँ पर कुरकुरे प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे अचानक ये कुरकुरे कहाँ से आए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ तुम 1 मिनट चुप हो जाओ, काश मेरे पापा वापस आ जाएं। मीना के इतना बोलते ही कमलेश प्रकट हो जाता है। ये देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों बच्चे अपने पिता से लिपट जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई बैंगन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जादू बैंगन, जो आपने मुझे अपने परिवार से मिलवाया। मैं ऊपर स्वर्ग में अपने बच्चों और पत्नी को देखता था और अपनी पत्नी को देखता था कि वो लोग कितना कष्ट झेल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुधा और कमलेश की परेशानियां बंद होने वाली थी। इसके बाद वो दोनों जादुई बैंगन से खेतों में बोने के लिए जादुई बैंगन के बीज मांगते हैं। जादुई बैंगन उनको बहुत सारे बीज दे देता है, जिसके बाद सुधा और कमलेश जादुई बैंगन के बीज ले जाकर खेतों में डाल देते हैं। अगले दिन जब वो खेत में जाते हैं तो वो देखते हैं बैंगन पूरी तरह पक चुके थे। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों पति पत्नी उन बैंगन को बाजार में बेचते हैं। बैंगन से उन दोनों को अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। देखिए आज हमने कितने सारे पैसे कमाए, अब मैं अपने दोनों बच्चियों को ये पैसे दे दूंगी, जिसके बाद वो अपने स्कूल में एक अच्छा सा प्रोजेक्ट दे पाएंगी। हो सुधा, बच्चों को पढ़ाना तो मेरा भी सपना है, हमें उनकी परवरिश में और पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखनी है। सुधा अपनी दोनों बेटियों को पैसे दे देती है, जिसके बाद दोनों बेटियां स्कूल में अच्छा सा प्रोजेक्ट ले जाकर देती है, जिसके बाद जादुई बैंगन की मदद से उन लोगों के पास एक अच्छा सा बंगला हो जाता है और खाने पीने की चीजें और बहुत सारे हीरे जेवरात भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सुधा और कमलेश के अंदर बिल्कुल घमंड नहीं आता। वो दोनों जादुई बैंगन और खेत में उगे जादुई बैंगन दोनों से गरीब और अनाथ लोगों की मदद करते और उनको रहने खाने पीने की सुविधा सब कुछ देते। गांव के सभी लोग उनसे बहुत खुश रहा करते थे और उन्हें खूब दुआएं भी देते थे। जिसके बाद सुधा और कमलेश अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सुल्तानपुर नामक गांव में एक गरीब सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में कमलेश अपनी पत्नी देवकी और बेटी सुलोचना के साथ रहता था।
कमलेश खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करता था। कमलेश के खेत में उसके पुरखों का एक पुराना कुआं था, जिसकी मदद से किसान अपने खेतों की सिंचाई अच्छे से कर लिया करते थे। कमलेश अपने खेतों की बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था। कमलेश के खेत बहुत ही हरे भरे और उपजाऊ थे, जिस पर ताजी ताजी सब्जियां उगाकर वो मंडी में बेचने जाया करता। सच में मेरे ये खेत खलिहान मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज हम जी रहे हैं तो केवल अपनी धरती माँ की वजह से। अगर ये नहीं होते तो भला हम क्या करते। जी सही कह रहे हैं आप सुलोचना के पिताजी। एक अलग सा ही लगाव हो गया है हमें अपने खेतों से। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी नजर न लग जाए हमारे इन हरे भरे खेतों को। चिंता मत करो सुलोचना की माँ, हमारे खेतों को किसी की नजर नहीं लगेगी। इसी तरह दोनों पति पत्नी खुश होकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कमलेश की सब्जियां इतनी फ्रेश और हरी भरी होती थी कि गांव वाले उसके घर आकर उसकी ढेर सारी सब्जी खरीद लिया करते थे। मंडी तक जाते जाते कमलेश की अधिकतर सब्जी बिक जाया करती थी। इस वजह से कमलेश को अपने परिवार को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती थी और वो बहुत ही हंसी खुशी से एक साथ रह रहे थे। मुझे 2 किलो टमाटर और आलू दे दो। मुझे भैया बंद गोभी चाहिए और हाँ थोड़ा सा धनिया भी डाल देना। सुना है आपके पास तो सब्जियां बहुत ही ताजी और विटामिन युक्त रहती है। आप अपने खेतों में स्वयं ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगाया करते हैं। जी मालिक, आपने सही सुना। मैं अपने खेतों में खुद ही सब्जियां उगाता हूँ और एक भी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करता। मेरे खेत बहुत ही उपजाऊ और हरे भरे हैं। इसी तरह कमलेश के दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी होती थी और वो दिन रात तरक्की कर रहा था। कमलेश की दुकान के आसपास और भी सब्जियों की दुकान थी, परंतु कोई भी ग्राहक उनके दुकान पर नहीं जाता था। वहीं दूसरी तरफ कमलेश अपनी पूरी मेहनत के साथ अपने खेतों में सब्जियां उगाता। कमलेश अपनी फसल को जंगली जानवर और गाय से बचाने के लिए अपने खेतों पर खाट लगाकर सोया करता था। एक दिन देवकी कमलेश से कहती है, जी आप रोजाना अपने खेतों पर सोने जाया करते हैं। अब ठंड के दिन आ गए हैं, अब आप यहीं पर हमारे साथ घर में सोया कीजिए। इतनी कड़क ठंड में आप खेतों पर सोने जाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। हाँ देवकी, तुम सही कह रही हो, परंतु मुझे अपनी फसल की देखभाल भी तो करनी होती है। अगर मैंने जरा सी चूक की तो जंगली जानवर हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ सुलोचना के पिताजी, हमें इसका भी कोई न कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। आप अपने खेतों की चारों तरफ कांटे वाले तार क्यों नहीं बिछा देते? इससे हमारे खेतों की सुरक्षा होती रहेगी और कोई जंगली जानवर खेत में भी नहीं घुस पाएगा। देवकी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इससे जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचता है। वो अनजान भला तारों को क्या समझेंगे? वो हरी भरी फसल देखकर अंदर आना चाहेंगे और फिर लोहे की तारों से नुकसान पहुंचाएगी। मैं एक काम करता हूँ, कल से अपनी खाट के पास आग जलाकर सो जाया करूँगा ताकि ज्यादा ठंड न लगे। इतना कहकर किसान अपने खेतों की तरफ चला जाता है। कमलेश खेतों पर पहुंचकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी सारी फसल में आग लगी हुई थी। ये देखकर कमलेश बहुत जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, ये सब तूने क्या कर दिया? सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी मैं अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? उस तरह कमलेश अपने खेतों के पास बहुत देर तक रोता है। उसकी सारी फसल जलकर राख हो जाती है। कमलेश निराश होकर घर चला जाता है। घर जाकर कमलेश सारी बात अपनी पत्नी देवकी को बताता है, जिसे सुनकर देवकी उससे कहती है, कोई बात नहीं सुलोचना के पिताजी, आप निराश मत होइए। हम दोनों एक बार फिर से शुरू करेंगे खेती और जैसे तैसे नमक रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे। इस तरह देवकी कमलेश को बहुत समझाती है और दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह कमलेश और देवकी दोनों समय पर अपने खेतों पर चले जाते हैं। उस समय तक उनका खेत पूरा जलकर राख हो चुका था। वो दोनों पूरे खेत में खुदाई करते हैं और खेत को एक जैसा करते हैं। इसी तरह शाम हो जाती है। दोनों पति पत्नी घर लौटकर वापस आ जाते हैं। शाम के समय जब देवकी खाना बना रही होती है, तभी उसके घर के बाहर से एक बूढ़ी दादी गुजर रही होती है। आहा, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, जरूर इस घर में मुझे खाने को मिल जाएगा। इतना कहकर बूढ़ी दादी कमलेश के घर की तरफ जाती है और उससे रोटी मांगती है। घर पर कोई है क्या बेटा? मैंने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है, कृपया मुझे भोजन करा दो। क्यों नहीं दादी माँ, आप अंदर आ जाइए, भोजन कर लीजिए, ये तो हमारा सौभाग्य है। आइए आइए। कमलेश की बात सुनकर दादी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसके बाद कमलेश और देवकी बूढ़ी दादी को खाना खिलाते हैं। दादी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो भरपेट खाना खा लेती है और अब कमलेश और देवकी के लिए कुछ नहीं बचता। परंतु वो दोनों इस बात का पता दादी माँ को नहीं लगने देते। ये लीजिए दादी माँ, पानी पी लीजिए। अरे कितनी प्यारी हो तुम बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुलोचना है। अरे वाह, कितना प्यारा नाम है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी सूरत की तरह। भगवान तुम्हें सदैव खुश रखे। दादी माँ, थोड़ा और खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, मेरा पेट भर गया है। तुमने तो मुझ भूखी को खाना खिलाकर बहुत एहसान किया है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आजकल दुनिया में ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं, परंतु जब से मैं आया हूँ
तुम्हारे माता पिता के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता नजर आ रही है। मुझे बताओ, तुम्हें कोई समस्या है क्या? क्या पता मैं तुम्हारी समस्या का निदान कर सकूं। इसके बाद कमलेश और देव की सारी कहानी दादी माँ को बताते हैं। किस तरह से किसी ने उनके खेतों में आग लगा दी और वो व्यक्ति वहाँ से 9-2-11 हो गया। दादी माँ, लगता है उस दिन मेरी ही गलती होगी। अगर मैं समय पर खेतों में पहुँच गया होता तो ये अनहोनी नहीं होती। मेरा सब फसल नष्ट हो गया। हमारे पास खाने के लिए राशन भी नहीं बचा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं हूँ ना। तुम्हारे घर में खाने के लिए राशन नहीं है, परंतु फिर भी तुमने साफ दिल से मुझे खिलाया। इससे पता चलता है तुम कितने नेक और साफ दिल हो। मेरे पास तुम्हारी समस्या के लिए एक उपाय है। मुझे अपने खेतों के पास ले चलो। इसके बाद दादी माँ और सभी लोग एक साथ खेतों पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर दादी अपनी आंखें बंद करती है और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि किस तरह कमलेश के पड़ोसी सब्जी वालों ने उसके खेतों में आग लगाई और वहाँ से भाग गए। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने इस कुएं का जल पूरे खेतों में छिड़क दो। अगली सुबह तुम्हें चमत्कार देखने को मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। कमलेश और देव की ऐसा करते हैं और तुरंत कुएं से जल लेकर अपने खेतों में डालते हैं। इसके बाद वो सभी अपने अपने रास्ते अपने घर चले जाते हैं और दादी माँ भी दूसरे गांव चली जाती है। कमलेश को कुछ समझ नहीं आता कि दादी माँ ने आखिर उनके खेतों में कुएं का पानी डालने के लिए क्यों कहा। इसी तरह पूरी रात निकल जाती है। अगली सुबह कमलेश और देव की दोनों सुबह जल्दी उठकर खेतों पर पहुंच जाते हैं। अपने खेतों पर पहुंचकर कमलेश और देव की देखते हैं, वहाँ तो जादू से लहंगों की खेती हो गई है। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उन्हें दादी की बात पर यकीन हो जाता है। सुनिए जी, किसी के आने से पहले जल्दी से ये सारे लहंगे इकट्ठे कर लो। दादी माँ ने हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है। आज से हम ये ले जाकर बाजार में बेचकर अपना गुजारा करेंगे। कमलेश ऐसा ही करता है और जल्दी से सभी लहंगे इकट्ठे कर लेता है। इसी तरह शहर के बाजार में अच्छी सी दुकान पर वो लहंगे थोक भाव में बेच देते हैं। अब कमलेश के पास सब्जी से भी ज्यादा रुपए हो गए थे, जिससे वो अपने घर का खर्चा चला सकता था और अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ा सकता था। ये देखकर कमलेश बहुत खुश होता है और मन ही मन बूढ़ी दादी का धन्यवाद करता है। इसी तरह रोजाना सुबह जल्दी उठकर कमलेश और देव की वो लहंगे बिन लिया करते और उन्हें बाजार में बेच दिया करते। धीरे धीरे गाँव में कमलेश का बड़ा घर हो जाता है और अब उसकी सभी तकलीफें दूर हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हूँ आपसे इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।